अरे इसे देखो, चेहरे से ही खाली डिब्बा लगती है, इसे संभालना बहुत आसान होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने सिगरेट के धुएं का एक लंबा कश हवा में छोड़ते हुए ताना कसा। उसकी नजरें परेड ग्राउंड के पार मेन गेट से गुजरकर हेडक्वार्टर की ओर आ रही एक काली सेडान पर टिकी थीं। जम्मू के पुंछ सेक्टर की सर्दियों की हवा जिस्म को चीर रही थी, लेकिन विक्रम की मोटी वर्दी के अंदर लालच और अहंकार की गर्मी थी। उसके बगल में खड़े ऑपरेशंस ऑफिसर ने डरते हुए लाइटर जलाया। सर, सुना है वो पैरा एसएफ से हैं और बहुत सख्त मिजाज की हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। विक्रम हौसा। उसने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंककर जूते से कुचल दिया। अरे ऑपरेशंस ऑफिसर, कहानियां मत बनाओ, एक औरत की क्या औकात होगी। आजकल ऊपर वाले लैंगिक समानता के नाम पर कोटा पूरा करने के लिए किसी को भी घुसा देते हैं। पैरा एसएफ में भी किसी दफ्तरी काम में लगी होगी। जो लोग मैदान में खपते हैं उनकी तो गंध ही अलग होती है। विक्रम ने अपनी वर्दी का सीना थपथपाया। उस पर लगे तमगे खनक उठे। वह बस इस तबादले का इंतजार कर रहा था। बस इस नई ब्रिगेडियर को मक्खन लगा दिया तो कर्नल के पद पर उसकी तरक्की पक्की थी। लेकिन किस्मत देखो, नई ब्रिगेडियर एक औरत है और वो भी उससे उम्र में छोटी, सबसे कम उम्र की ब्रिगेडियर। पहले तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, लेकिन फिर उसने सोचा ये तो और भी अच्छा है। एक ऐसी औरत को बहलाना फुसलाना बच्चों का खेल है जिसे जमीनी हकीकत का कुछ पता नहीं। बस थोड़ी चापलूसी करो और सारा श्रेय खुद ले लो। काली सेडान हेडक्वार्टर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पिछला दरवाजा खोला। विक्रम ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसने अपनी कुटिल मुस्कान छिपाकर दुनिया के सबसे वफादार सैनिक का नकाब पहन लिया। दरवाजा खुला और एक जोड़ी मिलिट्री बूट डामर पर उतरे। इस्त्री की हुई पैंट और उसके ऊपर सीधी तनी हुई कमर। गाड़ी से उतरी शख्सियत उम्मीद से छोटे कद की थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा, माहौल बदल गया। 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांडर ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा। उसकी आंखों में पुंछ की बर्फीली हवा से भी ज्यादा ठंडक थी। एक भावहीन चेहरा, जैसे सारी भावनाएं निकाल दी गई हों। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी नजर विक्रम की ओर घुमाई। विक्रम को एक पल के लिए रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपना वहम मानकर जोर से चिल्लाया, ब्रिगेड सावधान। ब्रिगेडियर साहिबा को सलामी शस्त्र। परेड ग्राउंड में जय हिंद का नारा गूंज उठा। विक्रम ने अपनी उंगलियों को अपनी भौहों से सटाकर एक कड़ा सैल्यूट किया। प्रिया ने दस्ताने पहने हाथ से हल्के से सलामी का जवाब दिया, जय हिंद। ठंड बहुत है, सब अंदर चलो। उसकी आवाज न तो ऊंची थी और न ही नीची, बिल्कुल सपाट। विक्रम ने मन ही मन जश्न मनाया। आवाज में कोई दम नहीं है, बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक। ब्रिगेडियर के दफ्तर में मुख्य स्टाफ अधिकारियों के साथ पहली मुलाकात हुई। विक्रम ने सबसे पहले खुद ब्रीफिंग देने की पेशकश की। मैं पहली बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर हूं। वर्तमान में हमारी बटालियन पूरी सेना में युद्ध की तैयारी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है और ऑपरेशंस की क्षमता के मूल्यांकन में हमेशा शीर्ष पर रहती है। मैडम, आप बस बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। जमीनी स्तर के छोटे मोटे काम मैं पूरी तरह से संभाल लूंगा। उसने चतुराई से अपनी बड़ाई करते हुए प्रिया की प्रतिक्रिया देखी। प्रिया ने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया और विक्रम की दी हुई रिपोर्ट को देखने लगी। कमरे की खामोशी में बस कागज पलटने की आवाज आ रही थी। कागज पर तो सब कुछ उत्तम है, धन्यवाद। मैडम, मैं अपने जवानों को थोड़ा सख्ती से प्रशिक्षित करता हूं, विक्रम ने अकड़ कर कहा। प्रिया ने चाय का कप नीचे रखते हुए उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें एक अथाह खाई की तरह गहरी थीं। लेकिन कर्नल जी, मैडम, तुम्हारे जूते बिल्कुल साफ हैं। आज परेड ग्राउंड कीचड़ से भरा था। तुम कहते हो कि तुम जमीनी स्तर पर सब कुछ पूरी तरह से संभालते हो, लेकिन तुम्हारे जूतों पर कीचड़ का एक भी धब्बा नहीं है। विक्रम की भौहें तन गईं। यह एक अप्रत्याशित सवाल था। उसने बिना घबराए मक्कारी से जवाब दिया, ओह मैडम, आपके आने की खबर सुनकर मैंने अपने सहायक से इन्हें तुरंत साफ करवाया। कमांडर का पहनावा ठीक होना चाहिए, तभी तो यूनिट में अनुशासन बना रहता है। प्रिया के होंठ हल्के से मुड़े। यह मुस्कान से ज्यादा एक व्यंग्य था। अनुशासन, हाँ, अनुशासन जरूरी है। मैं आगे भी पहली बटालियन से यही उम्मीद करूंगी। प्रिया ने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई।
विक्रम ने राहत की सांस ली और सैल्यूट करके बाहर निकल गया। गलियारे में आकर विक्रम ने अपनी टाई ढीली की। धत तेरे की नजर तो बड़ी तेज है, लेकिन खैर कोई बड़ी बात नहीं। बातों से तो लगता है बस नुक्ताचीनी करने वाली मैडम है। उसे यह नहीं पता था कि बंद दरवाजे के पीछे प्रिया एक डायरी निकालकर कुछ लिख रही थी, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पैरा SF में उसका निकनेम काली क्यों था। प्रिया ने खिड़की से दूर जाते विक्रम की पीठ को देखते हुए धीरे से कहा, सड़ांध की बदबू आ रही है। एक बहुत गहरी सड़ी हुई झड़। पहली बटालियन के ऑपरेशंस रूम की बत्तियां देर रात तक जलती रहीं। पुराना हीटर भिनभिना रहा था, लेकिन दफ्तर के अंदर की ठंड कम नहीं हो रही थी। हवलदार राजेश कुमार ने अपनी थकी हुई आंखें मलते हुए मॉनिटर को घूर कर देखा। वह पिछले 6 महीनों से एक नई सामरिक नियम पुस्तिका बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मौजूदा नियम पुस्तिका पुंछ के अनोखे इलाके और मौसम के अनुकूल नहीं थी और अक्सर असली लड़ाई में बेकार साबित होती थी। राजेश ने सैनिकों के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई की, कीचड़ में लोटपोट होकर डेटा इकट्ठा किया। अगर यह पूरा हो गया तो ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों के घायल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। राजेश अभी तक गए नहीं? अचानक दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर अंदर आया। शराब की तेज गंध फैल गई। राजेश घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जय हिंद सर, बस इसे अंतिम रूप दे रहा हूं, इस हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। विक्रम लड़खड़ाता हुआ राजेश की मेज के पास आया। मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर दौड़ाते हुए उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वाह, यह तो कमाल की चीज है, बहुत बढ़िया काम किया है। तुम सच में हमारी बटालियन के हीरे हो। यह तो आपका बड़प्पन है सर। सैनिकों को मुश्किलों से बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सैनिकों के लिए तुम्हारा यह जज्बा बहुत अच्छा है। लेकिन सुनो राजेश। विक्रम ने अपना हाथ राजेश के कंधे पर रख दिया। एक भारी चिपचिपी ऊर्जा महसूस हुई। जब तुम इसे रिपोर्ट करोगे तो क्या ऊपर वाले तुम्हारे नाम पर ध्यान देंगे? एक हवलदार की बनाई हुई चीज कहकर वे इसे बिना देखे दराज में फेंक देंगे। राजेश को एक अनहोनी का एहसास हुआ। आपका क्या मतलब है सर? मेरा मतलब है, इसे मेरे नाम से पेश करते हैं। अगर बटालियन कमांडर कहेगा कि उसने खुद यह सामरिक नियम पुस्तिका बनाई है, तो हेडक्वार्टर भी इस पर ध्यान देगा और फिर तुम्हारे काम को भी पहचान मिलेगी। मैं तुम्हें बाद में अच्छी खासी इनाम की छुट्टी दूंगा। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। यह साफ तौर पर डकैती थी। 6 महीने की खून पसीने की मेहनत को कुछ दिनों की छुट्टी से तौलना। सर माफ कीजिए, लेकिन इसमें मेरे पूरे सैन्य जीवन का अनुभव लगा है। मैं चाहता हूं कि इसका मूल्यांकन मेरे नाम से हो। विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने राजेश का कंधा और जोर से दबाया। राजेश, माहौल को समझो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं? तुम्हारी स्थायी कमीशन की समीक्षा पर कौन नंबर देता है, भूल गए? और तुम्हारी पत्नी के लिए सरकारी क्वार्टर की समस्या भी है। मेरे एक इशारे पर सब ठीक हो सकता है। क्यों मुश्किल रास्ता चुन रहे हो? यह एक धमकी थी, सबसे नीच और घिनौनी धमकी। राजेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके कांपते हुए हाथ जांघों से चिपक गए। एक पति और एक सैनिक के रूप में उसके स्वाभिमान और वास्तविकता के बीच एक तूफान खड़ा हो गया। अंत में राजेश ने सिर झुका लिया। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। हाँ, देखा, राजेश बहुत समझदार है। फाइल को एक USB में डालकर मेरी मेज पर रख दो और घर जाओ। विक्रम सीटी बजाता हुआ दफ्तर से निकल गया। राजेश खाली दफ्तर में अकेला रह गया। मॉनिटर की रोशनी में उसके चेहरे पर एक गर्म आंसू की बूंद गिरी। 1 हफ्ते बाद डिवीजन की बैठक में लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर को रचनात्मक युद्ध विकास के लिए सम्मानित किया गया। वह मंच पर चढ़कर बेशर्मी से बोला, इस सम्मान का सारा श्रेय मेरे उन जवानों को जाता है जिन्होंने दिन रात मुझ पर भरोसा किया। खास तौर पर यह नियम पुस्तिका, जिसे मैंने खुद मैदान में जाकर विकसित किया है, अगर हमारी सेना के काम आ सके तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। सबसे पिछली पंक्ति में बैठे राजेश कुमार अपना सिर नहीं उठा सके। तालियों की गड़गड़ाहट का वह पल उसके लिए नर्क जैसा था, और वह नर्क वहीं खत्म नहीं हुआ। 1 महीने बाद कड़ाके की ठंड में एक अभ्यास चल रहा था। विक्रम ने अपने एक मूर्खतापूर्ण आदेश से सैनिकों को एक खतरनाक रास्ते पर भेज दिया। नई नियम पुस्तिका के अनुसार उस रास्ते से बचना था, लेकिन वह समय बचाकर आलाकमान को खुश करना चाहता था। बस आगे बढ़ो, देर हुई तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। रेडियो पर विक्रम की चीख गूंजी।
एक जमी हुई बर्फीली सड़क पर सेना का ट्रक खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक फिसलकर खाई में जा गिरा। घटनास्थल पर हाहाकार मच गया। कोई मरा तो नहीं, लेकिन ड्राइवर सिपाही पवन जोशी का पैर बुरी तरह कुचल गया था। खबर सुनकर जब विक्रम मौके पर पहुंचा तो उसने घायल सैनिक को देखने के बजाय चारों ओर देखकर चिल्लाया, सब अपना मुंह बंद रखो। अगर यह बात बाहर गई तो पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। विक्रम स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे पवन के पास गया। दर्द से कराहते सैनिक का चेहरा पकड़कर बोला, पवन, ध्यान से सुनो, तुमने नींद में गाड़ी चलाई, समझे? मेरे कहने पर नहीं, बल्कि तुम्हें झपकी आ गई थी और तुमने स्टीयरिंग घुमा दिया। अगर तुम यही बयान दोगे तो तुम्हारे इलाज और मेडिकल डिस्चार्ज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन अगर कुछ और कहा तो तुम्हारी पूरी सैन्य जिंदगी नर्क बना दूंगा और तुम्हारे माता पिता को बताऊंगा कि तुम्हारी गलती से तुम्हारे साथी मरते मरते बचे। पवन डर के मारे बस सिर हिला सका। विक्रम संतुष्टि से खड़ा हो गया। ऑपरेशंस ऑफिसर, रिपोर्ट तैयार करो। ड्राइवर की लापरवाही से हुई एक मामूली दुर्घटना। हमारा शून्य दुर्घटना का रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अंधेरे में छिपी हुई आंखें सब देख रही थीं। उसी समय ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा बिना किसी सूचना के बटालियन के कमांड कंट्रोल रूम में पहुंची थी और उसने रेडियो पर हुई सारी बातचीत सुन ली थी। रेडियो के शोर के बीच गूंजती विक्रम की आवाज, बस आगे बढ़ो, और फिर दुर्घटना और उसे छिपाने के निर्देश। प्रिया कंट्रोल रूम के एक कोने में एक परछाई में खड़ी थी जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भिंची हुई थी कि सफेद पड़ गई थी। उसके बगल में खड़े ड्यूटी ऑफिसर ने घबराकर कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रिया ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ मत कहो। उसकी आंखों में अब ठंडक की जगह एक भयानक गुस्सा था। सब कुछ रिकॉर्ड करो, कम्युनिकेशन लॉग, सीसीटीवी, और वो कमीना इस वक्त घटनास्थल पर जो भी बकवास कर रहा है, सब कुछ। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। प्रिया कंट्रोल रूम से बाहर निकली। रात के आसमान में एक ठंडा चांद चमक रहा था। उसने दुर्घटना स्थल की ओर देखते हुए धीरे से कहा, विक्रम सिंह राठौर, तुम एक सैनिक नहीं हो, तुम वर्दी में एक गुंडे हो। आज रात मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन इंतजार करो। जिस पल तुम्हें लगेगा कि तुम सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हो, उसी पल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जमीन कितनी गहरी होती है। उसने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला और कहीं एक मैसेज भेजा, योजना शुरू करो। लक्ष्य, 1 महीने बाद होने वाली तरक्की की घोषणा। पुंछ की रात की हवा और तेज हो गई। तूफान से पहले की शांति अब टूट चुकी थी। अब बस शिकार बाकी था। आर्मी हॉस्पिटल, जम्मू के ऑर्थोपेडिक वार्ड का गलियारा कीटाणुनाशक की गंध और ठंडी हवा से भरा था। खिड़की के बाहर पुंछ की पहाड़ियों पर बची खुची बर्फ दिख रही थी और सूरज ढलते ही कमरे में ठंड और बढ़ गई थी। 4 बिस्तरों वाले कमरे के कोने में सिपाही पवन जोशी प्लास्टर चढ़े पैर को हवा में लटकाए हुए छत को घूर रहा था। पैर के दर्द से ज्यादा उसे डर सता रहा था। दुर्घटना की यादें और उससे भी भयानक लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर की चमकती आंखें बार बार उसके जहन में आ रही थीं। ओए मरीज, खाना नहीं खाएगा? कमरे का दरवाजा खुला और पहली बटालियन का सूबेदार मेजर अंदर आया। वह विक्रम का दायां हाथ था। उसके हाथ में एक काला प्लास्टिक का थैला था जिसमें कुछ सस्ते ब्रेड और दूध के पैकेट थे। सूबेदार मेजर बिस्तर के पास एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और च्यूइंग गम चबाने लगा। कर्नल साहब ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा है, शुक्र मनाओ। तुम्हारी वजह से हमारी यूनिट का शून्य दुर्घटना का रिकॉर्ड टूटने वाला था। साहब ने अकेले सब कुछ संभाला। पवन ने सूखा थूक निगला। उसका गला कांटों सा चुभ रहा था। सूबेदार मेजर साहब, मैं सच में सोया नहीं था। कर्नल साहब रेडियो पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी चलो। अबे ओए, अभी भी दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या? सूबेदार मेजर ने गुस्से से पवन के माथे पर अपनी उंगली से धक्का दिया। सबूत है तेरे पास? रेडियो? सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। अब सच यही है कि तूने नींद में गाड़ी चलाई। अगर ज्यादा बकवास की तो मेडिकल डिस्चार्ज तो दूर, मिलिट्री पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। तेरे माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनका बेटा जेल में है तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? पवन की आंखें भर आईं। उसका दिल अन्याय से जल रहा था, लेकिन एक असहाय सिपाही कुछ नहीं कर सकता था। सूबेदार मेजर हौंसता हुआ ब्रेड का पैकेट बिस्तर पर फेंक कर खड़ा हो गया। होशियारी से काम लेना। कर्नल साहब जल्द ही प्रमोट होने वाले हैं। सही आदमी का साथ देना सीख।
सूबेदार मेजर के जाने के बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पवन ने कंबल सिर तक ओढ़ लिया और चुपचाप रोने लगा। तभी सर्र दरवाजा फिर से खुलने की आवाज आई। पवन को लगा कि सूबेदार मेजर वापस आ गया है और वह डर से सिकुड़ गया, लेकिन इस बार किसी की कर्कश आवाज नहीं बल्कि सधे हुए कदमों की आहट थी। कैसी तबीयत है? एक धीमी लेकिन गहरी आवाज। पवन ने धीरे से कंबल हटाया। बिस्तर के सामने वर्दी में एक महिला खड़ी थी। उसके कंधों पर एक सितारा था, ब्रिगेडियर। वह ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा थी। पवन चौंक कर उठने की कोशिश करने लगा। जय हिंद मैडम। प्रिया ने हाथ उठाकर उसे रोका। लेटे रहो, एक मरीज को सलामी देने की जरूरत नहीं है। वह सूबेदार मेजर वाली कुर्सी पर नहीं बैठी बल्कि खड़ी होकर कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर पर पड़े ब्रेड के पैकेट को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। खाना कैसा लग रहा है? ब्रेड खा रहे हो? नहीं मैडम, वो सूबेदार मेजर साहब। पवन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। प्रिया धीरे धीरे पवन के पास आई। उसने प्लास्टर के ऊपर रखे उसके हाथ को देखा, एक कांपता हुआ हाथ। पवन, तुमने अपनी मां से बात की? अभी तक नहीं मैडम, वो चिंता करेंगी। हाँ, माता पिता ऐसे ही होते हैं, लेकिन पवन, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जितना भी छिपाने की कोशिश करें, छिपती नहीं है। बदबूदार चीज एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। प्रिया ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकालकर पवन के हाथ में थमा दिया। यह मेरा पर्सनल डायरेक्ट नंबर है। रात हो या दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अन्याय के कारण नींद न आए या कोई तुम्हारा मुंह बंद करने की कोशिश करे तो कभी भी फोन करना। मैं तुम्हारी कमांडर होने से पहले एक ऐसी इंसान हूं जिसकी जिम्मेदारी अपने जवानों की रक्षा करना है। पवन की आंखें बड़ी हो गईं। प्रिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बिना पीछे मुड़े कमरे से चली गई। गलियारे में आकर प्रिया का चेहरा कमरे के अंदर वाले चेहरे से बिल्कुल अलग था। उसने फोन निकाला और किसी को फोन किया। चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, तुरंत पहली बटालियन की गाड़ियों के लॉग बुक और मेंटेनेंस रिकॉर्ड की मूल प्रतियां जब्त करो। अगर कोई हिस्सा गायब है या व्हाइटनर से मिटाया गया है तो उसे फोरेंसिक लैब भेजकर रिकवर करवाओ। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। उधर पहली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में जश्न का माहौल था। विक्रम सिंह राठौर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि प्रिया अस्पताल होकर आई है। वह हवलदार राजेश कुमार की नियम पुस्तिका के लिए डिवीजन कमांडर से मिली प्रशंसा का जश्न मना रहा। हाँ, राजेश, तुम कमाल हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा सिर ऊंचा हो गया। डिवीजन कमांडर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। विक्रम सोफे पर बैठकर व्हिस्की पीते हुए राजेश को पुकार रहा था। राजेश एक सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में एक फटी पुरानी फील्ड डायरी थी। सर, आपने सैनिकों के आराम के लिए जो वादा किया था, अरे यार, अभी वो जरूरी है क्या? जल्द ही मेरी तरक्की की घोषणा होने वाली है। कर्नल बनने के बाद मैं सब कर दूंगा। तुम इतने अव्यावहारिक क्यों हो? विक्रम ने चिढ़कर गिलास मेज पर पटक दिया। और राजेश, तुम्हें पता है कि ब्रिगेड का सामरिक अभ्यास मूल्यांकन होने वाला है। हमारी बटालियन को हर हाल में पहला स्थान मिलना चाहिए। तुम और ऑपरेशंस ऑफिसर मिलकर एक बढ़िया सा प्लान बनाओ। इस बार भी यह मेरे नाम से ही जाएगा, तो मेहनत करना। फिर से वही जबरदस्ती। राजेश के होंठ कांपने लगे। सर, नियम पुस्तिका के बाद अब यह है, अब और नहीं हो पाएगा। मेरे पास भी अपने काम हैं। क्या नहीं हो पाएगा? राजेश, तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मैंने तुम्हें थोड़ी ढील क्या दी? तुम सिर पर चढ़ रहे हो। विक्रम उठकर राजेश का गिरेबान पकड़ लिया। शराब की गंध तेज हो गई। तुम्हारी स्थायी कमीशन की समीक्षा में अगर मैंने एक नेगेटिव टिप्पणी लिख दी तो क्या होगा जानते हो? तुम्हारी पत्नी को क्वार्टर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दफ्तर का दरवाजा खुला। सर, ब्रिगेडियर मैडम निरीक्षण के लिए आई हैं। ड्यूटी क्लर्क की घबराई हुई आवाज सुनकर विक्रम चौंक गया और राजेश का गिरेबान छोड़ दिया। उसने जल्दी से अपनी वर्दी ठीक की और व्हिस्की की बोतल दराज में छिपा दी। राजेश हांफता हुआ पीछे हट गया। लगता है बहुत व्यस्त हो। कर्नल, प्रिया अपनी कमांड स्टिक बगल में दबाए हुए अंदर आई। उसकी नजर राजेश के बिखरे कपड़ों और विक्रम के लाल चेहरे पर पड़ी। कमरे में व्हिस्की की गंध फैली हुई थी। जय हिंद मैडम, बिना बताए अचानक। बस देखने आई थी कि मेरे जवान कैसा काम कर रहे हैं। बताकर आती तो तुम सफाई में लग जाते। प्रिया सोफे पर बैठते हुए राजेश को देखने लगी। राजेश,
तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? राजेश ने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, बस थोड़ी थकान है। अच्छा, सुना है कर्नल राठौर ने जो नई सामरिक नियम पुस्तिका पेश की है उसमें तुमने बहुत मदद की है। बहुत ही बढ़िया काम है। विक्रम बीच में कूद पड़ा। हाँ मैडम, राजेश ने डेटा इकट्ठा करने में थोड़ी मदद की थी, लेकिन मुख्य विचार और रणनीति तो मैंने ही रातें जागकर। प्रिया ने विक्रम की बात काट दी और उसे घूरने लगी। तुम्हारा चेहरा तो बहुत खिला हुआ है। रात भर काम करने वाले इंसान के हिसाब से तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है। इसका क्या राज है? मुझे भी बताओ। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। यह तारीफ थी या ताना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती हंसकर बात टाल दी। यह तो बस मेरी शारीरिक क्षमता है मैडम। हाँ। प्रिया अपनी जगह से उठी और जाने से पहले उसने विक्रम से एक बात कही। ज्यादा मेहनत मत करो कर्नल। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पंख मजबूत होने चाहिए। दूसरों के पंख नोचकर लगाए गए पंख एक हवा के झोंके में झड़ जाते हैं। विक्रम उस बात का मतलब समझ पाता उससे पहले ही प्रिया जा चुकी थी। प्रिया के जाते ही उसने अपना गुस्सा फिर से राजेश पर निकाला। देखा, ब्रिगेडियर भी मेरी काबिलियत मानती है। अपना मुंह बंद रखना। अगर कोई बात बाहर निकली तो तुम मरोगे। लेकिन विक्रम ने यह नहीं देखा कि जाते समय प्रिया ने राजेश का हाथ थोड़ी देर के लिए लेकिन मजबूती से दबाया था और राजेश की जेब में एक छोटी सी यूएसबी डाल दी थी। उस रात राजेश अपने क्वार्टर की बालकनी में सिगरेट पीते हुए उस यूएसबी को हाथ में घुमा रहा था। उसके अंदर प्रिया का एक छोटा सा संदेश था। और बर्दाश्त मत करो, तुम्हारा सम्मान तुम्हें खुद बचाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब तैयार हो तो संकेत देना। राजेश ने रात के आसमान को देखा। पुंछ के तारे आज बहुत ठंडे और चमकीले लग रहे थे। उसने एक दृढ़ निश्चय के साथ सिगरेट बुझा दी। एक हफ्ते बाद रक्षा मंत्रालय से नियमित पदोन्नति सूची जारी हुई। पूरी डिवीजन में हलचल मच गई। पहली बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर का नाम कर्नल की पदोन्नति सूची में सबसे ऊपर था। देखा, मैंने कहा था ना। विक्रम अपने दफ्तर में खुशी से उछल पड़ा। ऑपरेशंस ऑफिसर और सूबेदार मेजर चापलूसी करने के लिए दौड़ पड़े। बधाई हो सर, अब आप रेजिमेंट कमांडर बनेंगे। बिल्कुल, आज मेरी तरफ से पार्टी। सभी अधिकारियों को बुलाओ। विक्रम को लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली है। ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा का अजीब दबाव और सारा डर एक पल में गायब हो गया। सेना में नतीजा और संपर्क ही सब कुछ था। उसने मान लिया कि उसके द्वारा बनाए गए या चुराए गए उत्तम कागजी रिकॉर्ड ने उसे बचा लिया। पार्टी में बहुत शोर शराबा था। विक्रम ने पुंछ शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था। वह अपनी टाई सिर पर बांधकर गाना गा रहा था। ओए राजेश, तू भी एक पैग ले। तेरी वजह से मैं आज स्टार पहनने वाला हूं। विक्रम ने नशे में राजेश की पीठ पर जबरदस्ती शराब डाल दी। राजेश चुपचाप यह अपमान सहता रहा। आसपास के अधिकारी विक्रम की चापलूसी में लगे थे। सर, ब्रिगेडियर मैडम का क्या रिएक्शन था? उन्होंने बधाई दी? ऑपरेशंस ऑफिसर के सवाल पर विक्रम हंसा। वो औरत? हाँ, फोन आया था, बधाई दे रही थी, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे गले में फांस गई हो। अब मैं कर्नल बन जाऊंगा तो मेरे और उसके रैंक में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, इसलिए डर रही है। पैरा एसएफ। यहां कोई मजाक चल रहा है क्या? यह इन्फेंट्री है। सिर्फ गोली चलाना जानने से कोई कमांडर नहीं बन जाता। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह मन ही मन में एक जनरल बन चुका था। अगली सुबह ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा का बुलावा आया। विक्रम हैंगओवर वाले सिर के साथ ब्रिगेडियर के दफ्तर की ओर चला। कल के विपरीत आज उसके कदमों में एक अकड़ थी। वह सोच रहा था कि अब वह एक प्रमोटेड ऑफिसर है और प्रिया भी उससे सम्मान से बात करेगी। जय हिंद। आपने बुलाया? मैडम। प्रिया मेज पर बैठकर कागजात देख रही थी। उसने बिना सिर उठाए सोफे की ओर इशारा किया। बैठो। तुम्हारी तरक्की के लिए बधाई। धन्यवाद मैडम। यह सब आपके कुशल मार्गदर्शन का ही नतीजा है। उसके मुंह से चापलूसी भरी बातें निकल रही थीं। प्रिया ने अब सिर उठाया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम हमारी ब्रिगेड का गौरव हो। डिवीजन कमांडर भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी सामरिक नियम पुस्तिका से लेकर शून्य दुर्घटना के रिकॉर्ड तक सब कुछ बेदाग है। यह तो आपका बड़प्पन है मैडम। मैंने तो बस एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। इसीलिए कर्नल, मैं तुम्हारी इस तरक्की की रस्म को कुछ खास बनाना चाहती हूं।
तुम हमारी यूनिट से तरक्की पाने वाले पहले कर्नल हो। मैं चाहती हूं कि यह समारोह पूरे डिवीजन के सामने परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से हो। विक्रम के कान खड़े हो गए। एक भव्य समारोह, अपनी धाक जमाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? ओह, आप इतना ध्यान रख रही हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खास तोहफा तैयार किया है। तुम्हारी अब तक की मेहनत और उपलब्धियों का एक वीडियो। समारोह के दिन जब इसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा तो यह सभी सैनिकों के लिए प्रेरणा बनेगा। विक्रम ने एक भावुक चेहरा बनाया। औरतें कितनी भावुक होती हैं, ऐसे इवेंट भी तैयार करती हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, इंतजार करना, यह एक बहुत यादगार वीडियो होगा। तुम्हारे सैन्य जीवन का एक कच्चा चिट्ठा। प्रिया ने चाय का कप उठाकर अपने होंठ छिपा लिए। कप के ऊपर से दिख रही उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन विक्रम उस मुस्कान में छिपी तेज धार वाली तलवार को नहीं देख सका। विक्रम के जाने के बाद प्रिया ने एक दराज खोली। वहां हवलदार राजेश कुमार की दी हुई यूएसबी, इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा जब्त की गई गाड़ी की लॉग बुक और सिपाही पवन जोशी का बयान बड़े सलीके से रखे हुए थे। तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। इंटेलिजेंस ऑफिसर, समारोह का वीडियो तैयार है? जी मैडम, आपके निर्देशानुसार पूरी तरह से तैयार है। आवाज भी साफ कर दी गई है ताकि सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे। ठीक है, इसे गोपनीय रखना और समारोह के दिन मेरे इशारे पर तुरंत चला देना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फोन रखकर प्रिया ने बाहर देखा। पुंछ का आसमान घने बादलों से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल बर्फबारी शुरू हो जाएगी। विक्रम सिंह राठौर ऊंचाई पर कैसा लग रहा है, लेकिन याद रखना, गिरते समय सबसे ज्यादा चोट छोटी से ही लगती है। समारोह 3 दिन बाद था। विक्रम के लिए ये 3 दिन 3 साल जैसे लग रहे थे। उसने अपनी वर्दी पर लगने वाले कर्नल के नए रैंक इंसिग्निया को पहले ही खरीद लिया था और उसे हाथ में लेकर समय बिता रहा था। उसे नहीं पता था कि यह रैंक उसकी छाती पर नहीं, बल्कि मिलिट्री पुलिस के सबूतों के बक्से में जाने वाला है। समारोह से एक रात पहले राजेश कुमार फिर से अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके फोन पर ब्रिगेडियर प्रिया का एक छोटा संदेश आया। कल अपनी सेरेमोनियल ड्रेस पहनकर मंच के नीचे तैयार रहना। राजेश ने कांपते हाथों से जवाब दिया। ठीक है मैडम, मुझे आप पर विश्वास है। हवा तेज हो गई थी। मौसम विभाग ने अगले दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी, लेकिन राजेश को ठंड नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे एक लंबी सर्दी खत्म हो रही है और बसंत आने की आहट सुनाई दे रही है। यूनिट के सभी लोग कल के जश्न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह बात सिर्फ 3 लोग जानते थे कि जश्न का हीरो बदलने वाला है। प्रिया शर्मा, राजेश कुमार और अस्पताल में लेटा पवन जोशी। विक्रम सिंह राठौर का बनाया रेत का महल लहरों में बह जाने के लिए तैयार था। अब बस एक विशाल लहर के आने का इंतजार था। पदोन्नति समारोह के दिन पुंछ में भविष्यवाणी के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। आसमान से गिरती बर्फ ने दुनिया को सफेद चादर से ढक दिया था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर का दिल पहले से कहीं ज्यादा खिला हुआ था। वह अपने क्वार्टर के शीशे के सामने अपनी सेरेमोनियल ड्रेस ठीक कर रहा था। इस्त्री की हुई वर्दी, चमकते हुए पदक और छाती पर लगे सम्मान चिन्ह रोशनी में चमक रहे थे। उसने शीशे में खुद को देखकर एक संतुष्ट मुस्कान दी। बहुत बढ़िया विक्रम, बहुत मेहनत की। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। उसने पहले से तैयार कर्नल के रैंक इंसिग्निया को अपनी हथेली पर रखा। एक भारीपन महसूस हुआ। इसे पाने के लिए उसने कितनी शराब पी थी, कितनी चापलूसी की थी। उस पैरा एसएफ वाली युवा महिला ब्रिगेडियर की भी खुशामद करते हुए उसने इतना समय बिताया था। अरे सुनती हो, मेरी टाई पिन कहाँ है? उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसकी छाती पर टाई पिन लगाते हुए बोली, अरे वाह, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आखिरकार मैं अब कर्नल की पत्नी कहलाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आज समारोह के बाद सीधे दिल्ली चलेंगे और पार्टी करेंगे। विक्रम सीटी बजाता हुआ घर से बाहर निकला। बाहर खड़ी कमांड कार के ड्राइवर ने अदब से दरवाजा खोला। कार में बैठते ही उसने ऑपरेशंस ऑफिसर को फोन किया। हाँ, समारोह की तैयारी कैसी चल रही है? जी सर, बर्फ बहुत ज्यादा है, इसलिए जवानों से बर्फ हटवा रहे हैं। मंच के पास का इलाका पूरी तरह साफ कर दिया गया है। ठीक है, जवानों से थोड़ी और मेहनत करवाओ, भले ही उन्हें ठंड लगे। आज डिवीजन कमांडर भी आ सकते हैं।
अगर वो फिसल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। खिड़की के बाहर बर्फ हटाते हुए सैनिक दिख रहे थे। कड़ाके की ठंड में अपने ठंडे हाथों को फूंकते हुए सैनिक विक्रम की नजर में नहीं आए। वे बस उसके भव्य मंच को तैयार करने वाले सामान थे। यूनिट पहुंचने पर परेड ग्राउंड में समारोह की तैयारी जोरों पर थी। एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और मंच पर लाल कालीन बिछा था। विक्रम को वह लाल कालीन देखकर रोमांच महसूस हुआ। यह उसके लिए बिछाया गया रेड कारपेट था। तभी दूर से ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा की गाड़ी आती दिखी। विक्रम तुरंत अपनी कार से उतरकर भागा। जय हिंद मैडम, गुड मॉर्निंग। कार से उतरते हुए प्रिया ने एक मोटा विंटर कोट पहना हुआ था। उसकी टोपी पर बर्फ के फाहे गिर रहे थे। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। कर्नल, आज मौसम खराब है, लेकिन तुम्हारा मिजाज अच्छा लग रहा है। हाँ, यह बर्फबारी तो जैसे आसमान से आशीर्वाद की तरह लग रही है। इसे शुभ संकेत कहते हैं। विक्रम की चापलूसी पर प्रिया ठंड से मुस्कुराई। शुभ संकेत? जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो नीचे दबा हुआ कचरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो सब कुछ और भी गंदा हो जाता है। जी हाँ मैडम, बसंत में एक बड़ी सफाई करनी होगी। विक्रम उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। प्रिया ने अपनी नजर बर्फ हटा रहे सैनिकों की ओर घुमाई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दया का भाव आया। सैनिक बहुत मेहनत कर रहे हैं। समारोह के बाद उनके लिए स्पेशल लंच में गर्म खाने का इंतजाम करो। जी मैडम, बिल्कुल, मैं खुद उन्हें परोसूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया और कमांड कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ी। उसके पीछे चल रहे अधिकारियों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। विक्रम ने यह सब नजरअंदाज करते हुए ऑपरेशंस ऑफिसर की बगल में फुसफुसाया, देखा, ब्रिगेडियर भी मुझसे डरती है। स्पेशल लंच का इंतजाम करने का मतलब है कि वो मुझे खुश करना चाहती है। उधर समारोह स्थल के पीछे एक वेटिंग रूम में हवलदार राजेश कुमार अपनी सेरेमोनियल ड्रेस में बैठा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज के बाद शायद उसका सैन्य जीवन खत्म हो सकता था, लेकिन अब वह और कायरता से नहीं जी सकता था। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर अपनी पत्नी की तस्वीर देखी। माफ करना, लेकिन मैं एक शर्मिंदा पिता नहीं बनना चाहता। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला और प्लास्टर लगाए हुए सिपाही पवन जोशी बैसाखी के सहारे अंदर आया। उसे अस्पताल से विशेष छुट्टी मिली थी। हवलदार साहब। ओह पवन, अब तबीयत कैसी है? पैर में दर्द है, लेकिन दिल को सुकून है। क्या आज सच में सब खत्म हो जाएगा? राजेश ने पवन का कंधा थपथपाया। हाँ, ब्रिगेडियर मैडम ने वादा किया है, बस भरोसा रखो और इंतजार करो। दोनों ने एक दूसरे को एक दृढ़ निश्चय वाली नजरों से देखा। बाहर मिलिट्री बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज उन्हें युद्ध के मैदान में जाने वाले बिगुल की तरह लग रही थी। समय बीता और समारोह शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। परेड ग्राउंड पर सभी सैनिक कतार में खड़े थे। सफेद बर्फ पर हरी वर्दी की लहर। सैनिक ठंड से कांप रहे थे, लेकिन मंच पर गर्मी थी। डिवीजन के मुख्य कमांडर और मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और विक्रम मुख्य अतिथि की कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा मंच के बीच में खड़ी हुई। उन्होंने माइक नहीं पकड़ा, बल्कि नीचे खड़े सैनिकों को धीरे धीरे देखने लगीं। हजारों आंखें उन्हें देख रही थीं। सबको ठंड लग रही है। बिना माइक के उनकी आवाज गूंजी, बस थोड़ा और सब्र करो। आज की इस ठंड को पिघलाने के लिए मैंने एक बहुत ही जोरदार आतिशबाजी का इंतजाम किया है। विक्रम यह सुनकर मन ही मन हौंसा। आतिशबाजी? मेरी तरक्की के जश्न में पटाखे? वाह क्या बात है। उसने मंच के नीचे राजेश और पवन को खड़े देखा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वह ऑपरेशंस ऑफिसर से पूछने ही वाला था कि तभी उद्घोषक की आवाज स्पीकर से गूंजी। अब हम पहली बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर के पदोन्नति और उत्कृष्ट यूनिट पुरस्कार समारोह का शुभारंभ करते हैं। ब्रिगेड सावधान। समारोह शुरू हो गया। बर्फबारी और तेज हो गई और विक्रम के भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी की सुई दोपहर की ओर बढ़ रही थी। वह इस बात से बेखबर था कि वह जहां खड़ा है वह रेड कारपेट नहीं, बल्कि एक जल्लाद का तख्ता है। वह मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा। राष्ट्रगान की भव्य धुन के साथ तिरंगा फहराया गया। विक्रम ने अपनी छाती पर हाथ रखकर राष्ट्रगान गाया। देश प्रेम का कोई भाव नहीं था, बस ये धुन उसकी सफलता की पृष्ठभूमि में बज रही थी।
इसलिए उसे अच्छा लग रहा था। राष्ट्रगान के बाद मुख्य कार्यक्रम का समय आया। अगला कार्यक्रम ब्रिगेडियर साहिबा द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और वे कुछ शब्द कहेंगी। विक्रम शान से मंच के बीच में गया। ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा उसका इंतजार कर रही थीं। उनके हाथ में एक प्रशस्ति पत्र था। विक्रम ने एक कड़ा सैल्यूट किया। जय हिंद। प्रिया ने भावहीन चेहरे से सलामी ली और फिर माइक पकड़ा। विक्रम सिंह राठौर, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जी मैडम, एक सैनिक के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है। मैं इस सम्मान को अपने देश और अपनी यूनिट को समर्पित करता हूं। विक्रम की आवाज परेड ग्राउंड में गूंज उठी। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। देश और यूनिट, बातें तो बहुत अच्छी करते हो। तुमने यह कर्नल का रैंक और यह प्रशस्ति पत्र जो चाहा था, क्या सच में तुमने अपनी काबिलियत से हासिल किया है? पल भर के लिए समारोह में सन्नाटा छा गया। विक्रम घबरा गया। यह क्या हो रहा है? यह तो स्क्रिप्ट में नहीं था। आह मैडम, आप मजाक कर रही हैं। उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखों में कोई मजाक नहीं था। उसने माइक को कसकर पकड़ा। आज तुम्हें यह प्रशस्ति पत्र देने से पहले मैं तुम्हें वह असली पुरस्कार देना चाहती हूं जिसके तुम हकदार हो। सब लोग उस स्क्रीन की ओर देखें। प्रिया ने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। विक्रम ने उम्मीद भरी नजरों से स्क्रीन को देखा। उसने सोचा कि स्क्रीन पर उसे सैनिकों का नेतृत्व करते हुए या अभ्यास के शानदार दृश्य दिखाए जाएंगे। एक चीख की आवाज के साथ स्क्रीन चालू हुई, लेकिन उस पर कोई भव्य संगीत नहीं था। कुछ शोर के साथ एक जाना पहचाना दफ्तर दिखाई दिया। पहली बटालियन का ऑपरेशंस रूम। स्क्रीन पर विक्रम नशे में हवलदार राजेश का गिरेबान पकड़े हुए। हाँ, तुम्हारी स्थायी कमीशन की समीक्षा में अगर मैंने एक नेगेटिव टिप्पणी लिख दी तो क्या होगा जानते हो? तुम्हारी पत्नी को क्वार्टर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। उसकी आवाज हाई क्वालिटी स्पीकर के जरिए पूरे परेड ग्राउंड में गूंज रही थी। कतार में खड़े सैनिकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मेहमानों की सीटों पर बैठे डिवीजन के अधिकारी भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? बंद करो, इसे तुरंत बंद करो। वह चिल्लाता हुआ स्क्रीन की ओर भागा, लेकिन प्रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके छोटे लेकिन मजबूत शरीर से निकल रही दबंगई के आगे विक्रम ठिठक गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, देखते रहो। स्क्रीन बदली। इस बार बर्फ से ढकी सड़क पर एक पलटा हुआ ट्रक था। विक्रम खून से लथपथ सिपाही पवन का चेहरा पकड़कर उसे धमका रहा। हाँ, तुम्हारी पूरी सैन्य जिंदगी नर्क बना दूंगा और तुम्हारे माता पिता को बताऊंगा कि तुम्हारी गलती से तुम्हारे साथी मरते मरते बचे। वह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। सैनिक हैरान थे। उनका कमांडर पीठ पीछे यह सब कर रहा था। गुस्सा एक तूफान की तरह उमड़ पड़ा। विक्रम के पैर कांपने लगे और वह लगभग जमीन पर गिर ही गया था। नहीं, यह सब झूठ है। यह वीडियो नकली है। किसने इस पवित्र समारोह में यह मजाक किया? वह चीखता हुआ राजेश की ओर देखने लगा। राजेश, यह तुम्हारी करतूत है? तुमने अपने कमांडर को धोखा दिया। विक्रम जैसे ही राजेश की ओर झपटा, प्रिया ने उसका कंधा पकड़ लिया। पैरा एसएफ में सीखे गए दाम से उसने विक्रम का हाथ मरोड़कर उसे काबू में कर लिया। विक्रम की चीख के साथ वह घुटनों के बल गिर गया। प्रिया ने उसके कान में धीरे से कहा, हिलो मत और तमाशा मत बनाओ। उसने फिर से माइक पकड़ा। विक्रम सिंह राठौर, तुमने सिर्फ राजेश की नियम पुस्तिका ही नहीं चुराई, तुमने अपने जवानों का भरोसा चुराया, एक सैनिक का सम्मान चुराया और एक सिपाही का भविष्य चुराया। यह ऐसा अपराध है जिसे 100 मेडल लगाकर भी नहीं छिपाया जा सकता। तभी परेड ग्राउंड के गेट पर सायरन की आवाज गूंजी। मिलिट्री पुलिस की 2 गाड़ियां अंदर आईं। गाड़ियों से उतरे मिलिट्री पुलिस के जवान मंच पर चढ़ाए। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर, आपको सेना अधिनियम के उल्लंघन, पद के दुरुपयोग, धमकी और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मिलिट्री पुलिस ने विक्रम के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके हाथों में चांदी की हथकड़ियां पहना दी गईं। उसकी चमकती वर्दी के नीचे ठंडी हथकड़ी की खट से आवाज आई, छोड़ो मुझे। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं प्रमोट होने वाला हूं। यह सब अवैध है। विक्रम को ले जाते समय भी वह चीखता रहा, लेकिन उसे देखने वाली हर नजर में सिर्फ नफरत और उपहास था। प्रिया ने जाते हुए विक्रम की ओर अंतिम शब्द कहे, तुम्हें यह वीडियो बहुत पसंद आया ना? अब मिलिट्री पुलिस की पूछताछ में भी इसे बार बार देखना। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। विक्रम के जाने के बाद परेड ग्राउंड में सन्नाटा छा गया।
बर्फबारी अब भी जारी थी। प्रिया ने अपनी वर्दी ठीक की और मंच के नीचे देखा। हवलदार राजेश कुमार, सिपाही पवन जोशी, मंच पर आओ। दोनों झिझकते हुए मंच पर आए। प्रिया ने विक्रम को मिलने वाला प्रशस्ति पत्र फाड़ दिया और अपनी जेब से एक नया प्रशस्ति पत्र निकाला। यह सम्मान अपने असली हकदार को मिलना चाहिए। हवलदार राजेश कुमार, तुम्हारी सामरिक नियम पुस्तिका हमारी सेना के लिए एक अनमोल संपत्ति है। तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया ने राजेश को सैल्यूट किया। राजेश अपने आंसू नहीं रोक पाया और उसने भी सैल्यूट किया। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इसके बाद प्रिया ने पवन का हाथ पकड़ा। पवन, एक कमांडर के तौर पर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी, इसके लिए माफ करना। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। अब आराम से अपना इलाज कराओ और स्वस्थ होकर लौटो। परेड ग्राउंड में मौजूद हजारों सैनिकों ने बिना किसी के कहे तालियां बजानी शुरू कर दी। पहले धीरे धीरे, फिर तालियों की गड़गड़ाहट एक तूफान की तरह बर्फबारी को चीरती हुई गूंज उठी। वाह! प्रिया उस गड़गड़ाहट के बीच पहली बार खुलकर मुस्कुराई। यह एक विजेता की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक डॉक्टर की मुस्कान थी जिसने एक सड़े हुए अंग को काटकर निकाल दिया हो। उसने माइक पकड़कर अंतिम आदेश दिया, आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। सभी सैनिक मेज की ओर जाएं। आज का दोपहर का भोजन मेरी तरफ से स्पेशल है। बस, जय हिंद। सैनिकों का जय हिंद का नारा पहले से कहीं ज्यादा जोरदार था। पैरा एसएफ से आई ब्रिगेडियर की अचूक योजना ने एक भ्रष्ट कमांडर को उखाड़ फेंका और यूनिट का गौरव वापस दिलाया। बर्फ से ढके पुंछ के परेड ग्राउंड पर न्याय की एक गर्म धूप की किरण चमकती हुई महसूस हुई। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा भी आज ताजगी भरी लग रही थी। सफाई हो गई। उसने अपनी कमांड स्टिक को हल्के से झाड़ा और मंच से नीचे उतर गई। उसके जूतों के पीछे बर्फ पर एक साफ रास्ता बन रहा था। 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की मिलिट्री पुलिस की पूछताछ कक्ष की हवा ठंडी और भारी थी। सलाखों से आती पुंछ की सर्दियों की हवा से ज्यादा सर्द विक्रम की गुस्से भरी आंखें थीं। वह हथकड़ी पहने हाथों से मेज पीटते हुए चिल्ला रहा था, ओए, तुम जानते हो मैं तुम्हारा सीनियर हूं। ये हथकड़ियां खोलो। मैंने कितनी बार कहा कि यह सब उस औरत की साजिश है। वो वीडियो नकली है। सामने बैठा मिलिट्री पुलिस का जांच अधिकारी परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा था। विक्रम के डिवीजन में बहुत संपर्क थे। यह अफवाह थी कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो कई अधिकारी फंसेंगे। कर्नल, शांत हो जाइए। सबूत शिजोरी है। सीसीटीवी फुटेज और आवाज की रिकॉर्डिंग सब कुछ है। इसे कैसे दबाया जा सकता है? ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। बकवास बंद करो। मेरे सीनियर कर्नल आलोक वर्मा क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें कितना कुछ दिया है, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? विक्रम ने आपा खो दिया और वो बातें कहने लगा जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। जांच अधिकारी ने जल्दी से रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा खिड़की से बाहर बर्फ देख रही थीं। समारोह का हंगामा खत्म हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ विक्रम को हटाने से यह सड़ी हुई जड़ पूरी तरह से नहीं उखड़ेगी। विक्रम तो बस एक मोहरा था। नॉक नॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई और ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर धीरे से अंदर आए। मैडम, डिवीजन हेडक्वार्टर से कर्नल आलोक वर्मा आए हैं। प्रिया की भौहें थोड़ी तन गईं। जो आना था आ ही गया। कर्नल आलोक वर्मा, वह विक्रम का सीनियर और डिवीजन के अंदर एक गुट का मुखिया माना जाता था। उन्हें अंदर भेजो। कुछ देर बाद एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। कर्नल आलोक वर्मा ने प्रिया को धीरे से सैल्यूट किया। यह एक बेमन से किया गया सैल्यूट था। जय हिंद। प्रिया ने अपनी कुर्सी पर बैठे ही नजरों से जवाब दिया, बैठो। कर्नल आलोक वर्मा का चेहरा बिगड़ गया। अपने से इतनी छोटी और जूनियर महिला से ऐसा व्यवहार उसे पसंद नहीं आया, लेकिन सामने एक जनरल थी और वह एक कर्नल। उसने अपनी नाराजगी छिपाते हुए सोफे पर बैठ गया। ब्रिगेडियर मैडम, आते ही आपने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। डिवीजन कमांडर बहुत नाराज हैं। आलोक वर्मा सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में कांटे थे, जैसे वह किसी नासमझ जूनियर को डांट रहा हो। एक अपराधी को पकड़ना बखेड़ा खड़ा करना है क्या? मैंने तो बस सेना के कानून के अनुसार काम किया है। अरे, कानून और न्याय अपनी जगह हैं,
लेकिन थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। पदोन्नति समारोह के दिन यह कैसी बेइज्जती थी, बाहर के मेहमान भी आए हुए थे। आप चुपचाप एक अनुशासनात्मक समिति बैठाकर मामला सुलझा सकती थीं। मिलिट्री पुलिस को बुलाकर हथकड़ियां पहनाने की क्या जरूरत थी? इससे हमारी पूरी डिवीजन की बदनामी हुई है। आलोक वर्मा ने उंगलियों से मेज थपथपाते हुए दबाव बनाने की कोशिश की। विक्रम एक काबिल अफसर है, बस जोश में आकर थोड़ी गलती कर दी और आपने तो उसे बर्बाद करने की ठान ली है। बस कीजिए। राजेश नाम के उस हवलदार को मैं अच्छा खासा मुआवजा दिलवा दूंगा ताकि वो शिकायत वापस ले ले और विक्रम को किसी और पद पर भेजकर मामला खत्म करते हैं। कैसा रहेगा? यह एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक धमकी थी। वह अपने अनुभव और संपर्कों से उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया। चाय का कप नीचे रखने की आवाज ने खामोशी तोड़ी। कर्नल, तुम मुझसे एक अपराध को छिपाने में मदद करने के लिए कह रहे हो? क्या छिपाना? आप तो बातों को गलत समझ रही हैं। मैं तो यूनिट की स्थिरता के लिए एक समझौता करने की बात कर रहा हूं। मैडम, आपका भविष्य उज्जवल है, यहां दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है? आप पैरा एसएफ से हैं तो जमीनी हकीकत जानती होंगी, लेकिन प्रशासनिक मामलों और सेना की राजनीति के बारे में शायद अभी आपको ज्यादा पता नहीं है। आलोक वर्मा ने ताना मारते हुए प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। प्रिया की आंखें तेज हो गईं। सेना कोई बाजार है क्या? समझौता दुश्मनों से नहीं, साथियों से किया जाता है। जो अपने जवानों का खून चूसकर अपना पेट भरता है वह साथी नहीं, दुश्मन होता है। अंदर का दुश्मन। आलोक वर्मा का चेहरा लाल पीला हो गया। एक इतनी युवा और वो भी एक महिला जनरल उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। उसका स्वाभिमान आहत हुआ, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। हम आपसे बात करना ही बेकार है। ठीक है, जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन अगर विक्रम ने मुंह खोला तो आप भी नहीं बचेंगी। अगर उसने आपके यूनिट के फंड में हेराफेरी का कोई आरोप लगा दिया तो आपको भी अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी। दूध का धुला तो कोई नहीं होता। आलोक वर्मा ने अपनी बात खत्म की और उठ खड़ा हुआ। जय हिंद, वह इतनी धीमी आवाज में बोला कि सुनाई भी नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज गूंजी। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वे विक्रम को बचाने के लिए उसे भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रिया डरी नहीं। उसने इंतजार करते हुए अपनी दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। उस रात हवलदार राजेश के क्वार्टर में कुछ अनचाहे मेहमान आए। विक्रम के करीबी, पहली बटालियन के कुछ कंपनी कमांडर। वे नशे में धुत होकर राजेश का दरवाजा पीट रहे थे। राजेश, दरवाजा खोलो, चलो साथ में पीते हैं। राजेश डर के मारे दरवाजा नहीं खोल सका। बाहर से दरवाजा पीटने और गालियों की आवाज आ रही थी। ओए गद्दार, कर्नल साहब की वजह से तूने इतना कुछ पाया और अब उनकी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। तुझे लगता है कि अब तू चैन से रह पाएगा? घर के अंदर राजेश की पत्नी और छोटी बेटी डर से कांप रहे थे। राजेश ने अपने कान बंद कर लिए। विक्रम पकड़ा गया था, लेकिन उसके लोग अब भी उसे परेशान कर रहे थे। तभी राजेश का फोन बजा। फोन करने वाली ब्रिगेडियर थीं। राजेश, वे तुम्हारे घर के बाहर हैं। डरो मत, दरवाजा मत खोलो, बस अंदर रहो। मैडम, वे लोग मैं संभाल लूंगी, बस 1 मिनट इंतजार करो। फोन कट गया और कुछ ही देर में बाहर से एक तेज सीटी और चिल्लाने की आवाज आई। मिलिट्री पुलिस, तुम लोगों को आवासीय क्षेत्र में शांति भंग करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? छोड़ो हमें, जानते हो हम कौन हैं? कुछ देर हंगामा हुआ और फिर शांति छा गई। राजेश ने धीरे से इंटरकॉम स्क्रीन पर देखा तो मिलिट्री पुलिस उन कंपनी कमांडरों को पकड़कर ले जा रही थी और उनके पीछे प्रिया खड़ी थी। उसने इंटरकॉम कैमरे की ओर देखकर सिर हिलाया। यह एक आश्वासन का संकेत था। राजेश वहीं जमीन पर बैठकर राहत के आंसू रोने लगा। प्रिया उन लोगों को ले जाते हुए देखकर ठंडी आवाज में बोली, सड़ी हुई टहनियां काटी तो जड़ से जहरीले मशरूम उग रहे हैं। ठीक है, सबको उखाड़ फेंकूंगी। उसने अपना फोन निकाला और कहीं मैसेज भेजा, दूसरा चरण शुरू करो। लक्ष्य कर्नल आलोक वर्मा। विक्रम जिस रस्सी पर भरोसा कर रहा था, अब उसे काटने का समय आ गया था। प्रिया ने रात के आसमान को देखा। बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन अंधेरा और गहरा हो गया था। लेकिन वह जानती थी, अंधेरा जितना गहरा होता है, तारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं। उसके कंधे पर लगा एक सितारा आज बहुत ठंडा चमक रहा था। अगले दिन
पूरी डिवीजन में हड़कंप मच गया। पहली बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की एक बड़ी जांच शुरू हो गई। प्रिया के अनुरोध पर सेना मुख्यालय से एक विशेष जांच दल आया था। डिवीजन हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। कर्नल आलोक वर्मा बेचैनी से अपने कोड ठामे को दफ्तर में टहल रहा था। उसे नहीं पता था कि विक्रम ने क्या क्या उगल दिया है। उसने कांपते हाथों से विक्रम से मिलने का अनुरोध किया। उसे उसका मुंह बंद कराना था। मिलिट्री पुलिस के मुलाकात कक्ष में एक कांच की दीवार के आर पार आलोक वर्मा और विक्रम बैठे थे। विक्रम एक ही दिन में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। कर्नल साहब, मुझे यहां से निकालिए। मैंने आपके कहे अनुसार ही सब कुछ किया। आलोक वर्मा ने आस पास देखकर अपनी आवाज धीमी की। चुप रहो, जांच दल आया हुआ है और हंगामा मचा है। तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? मेरे खाते में जो पैसे भेजे थे उसके बारे में यही कहा ना कि वो उधार था? विक्रम की आंखें डगमगा गईं। उसे समझ में आ गया कि उसका सीनियर उसे बचाने के बजाय उसे फांसाने की कोशिश कर रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूं? मैं अकेला नहीं मरूंगा। आपने तरक्की के लिए रिश्वत देने को कहा था और मैंने यूनिट के फंड से पैसे निकालकर आपको दिए। यह सब मैंने एक डायरी में लिख रखा है। क्या डायरी? पागल हो क्या? ऐसी चीजें क्यों लिखते हो? आलोक वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं वो डायरी जांच दल को दे दूंगा। अगर मैं डूबा तो आप भी मेरे साथ डूबेंगे। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मुलाकात कक्ष के कोने में लगा एक छोटा सा माइक्रोफोन उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। उस समय प्रिया जांच दल के प्रमुख के साथ बैठी थी। मेज पर विक्रम की छिपी हुई गुप्त डायरी की एक कॉपी रखी थी। दरअसल प्रिया ने पहले ही विक्रम के क्वार्टर की तलाशी लेकर वो डायरी जब्त कर ली थी। आलोक वर्मा को मुलाकात के लिए उकसाना बस एक चाल थी ताकि दोनों अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लें। कर्नल आलोक वर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर के बीच का संबंध इस डायरी और अभी मिले रिकॉर्डिंग से पूरी तरह साबित हो गया है। प्रिया की बात सुनकर जांच दल के प्रमुख ने सिर में हिलाया। कमाल है ब्रिगेडियर मैडम, आपने यह सब पहले से कैसे तैयार कर लिया? अपराधी हमेशा कोई ना कोई सुराग छोड़ जाते हैं और उनका एक दूसरे पर अविश्वास ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। प्रिया अपनी जगह से उठी। अब इस कहानी को खत्म करने का समय आ गया था। उस दिन दोपहर में डिवीजन के परेड ग्राउंड पर एक बार फिर सायरन बजा। इस बार लक्ष्य पहली बटालियन नहीं बल्कि डिवीजन हेडक्वार्टर था। सेना के जांचकर्ताओं ने कर्नल आलोक वर्मा के दफ्तर पर छापा मारा। यह क्या बदतमीजी है? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूं। आलोक वर्मा ने विरोध किया, लेकिन जांचकर्ताओं द्वारा दिखाए गए वारंट और रिकॉर्डिंग के सामने वह कुछ नहीं बोल सका। उसे दोनों हाथों से पकड़कर बाहर ले जाया गया। लॉबी में खड़े अधिकारी यह देखकर सांस रोके खड़े थे। डिवीजन में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले व्यक्ति का पतन एक ही दिन में हो गया था। प्रिया दूर से यह सब देख रही थी। उसके साथ राजेश और पवन खड़े थे। देखा, यही भ्रष्ट शक्ति का अंत होता है। राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। मैडम, क्या सच में सब खत्म हो गया? नहीं, अब शुरू हुआ है। उन्होंने जो व्यवस्था बिगाड़ी है उसे फिर से बनाने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम अब तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है। प्रिया ने राजेश का कंधा थप्पथ पाया। राजेश, तुम्हारी बनाई सामरिक नियम पुस्तिका को सेना मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर अपनाने का फैसला किया है तुम्हारे नाम से। राजेश की आंखें फटी रह गईं। क्या सच में? हाँ। और पवन? प्रिया ने पवन की ओर देखा। तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने तक तुम्हारा इलाज दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में होगा। मेडिकल डिस्चार्ज का फैसला तुम पर है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम स्वस्थ होकर वापस लौटो। तुम्हारे जैसे ईमानदार सैनिक की हमारी सेना को जरूरत है। पवन ने बैसाखी के सहारे एक अधूरा सैल्यूट किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जय हिंद, मैं जरूर वापस आऊंगा। प्रिया ने दोनों को एक गर्म मुस्कान दी। यह मुस्कान उस पदोन्नति समारोह वाली ठंडी मुस्कान से अलग थी। इसमें एक सच्चे कमांडर की गर्मजोशी थी। कुछ दिनों बाद पुंछ में वसंत की गर्म धूप खिलने लगी। विक्रम, आलोक वर्मा और उनके साथी या तो गिरफ्तार हो चुके थे या बर्खास्त। 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने एक बड़ा संकट झेला था।
लेकिन अब वह और भी मजबूत हो रही थी। प्रिया ने अपने दफ्तर की खिड़की खोल दी। ताजी हवा अंदर आई। धूल मिट्टी से साफ हुए परेड ग्राउंड पर सैनिक जोर शोर से दौड़ लगा रहे थे। उनके नारों की आवाज गूंज रही थी। 1 2 3 4। प्रिया ने अपनी मेज पर रखी नेम प्लेट को देखा। ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा। उसे आज इस नाम का वजन महसूस हो रहा था। अब जाकर सांस आई। उसने कॉफी का एक घूंट पिया। पैरा एसएफ में दुश्मन के दिल पर निशाना साधने से ज्यादा आज कलम और कानून से भ्रष्टाचार को खत्म करने में उसे ज्यादा रोमांच महसूस हो रहा था। उसका युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन एक अलग तरह की शांति बनाए रखने की लड़ाई जारी रहेगी। उसकी नजर दीवार पर लगे ब्रिगेड के प्रतीक चिन्ह, एक चाबी पर पड़ी, एक बंद दरवाजे को खोलने वाली चाबी। उसने फैसला किया कि वह खुद वह चाबी बनेगी। जय हिंद। उसने हवा में धीरे से लेकिन दृढ़ता से सैल्यूट किया। एक अचूक योजना के पूरे होने का पल था। पुंछ की पहाड़ियों पर बुरांश के फूल खिलने लगे थे। सर्दियों में यूनिट पर छाई भारी और घुटन भरी हवा जैसे कभी थी ही नहीं, और 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड में बसंत की ताजगी छा गई थी। लेकिन मौसम के बदलाव से भी ज्यादा हैरान करने वाला बदल रसोई में चहल पहल थी। पहले यहां सिर्फ थाली खड़खड़ाने और अधिकारियों की चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन आज वहां सैनिकों के हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। यार, आज चिकन करी में पीस तो देखो, पेट भर के दे रहे हैं। जब से नए सीओ आए हैं, खाने की क्वालिटी ही बदल गई है। पहले तो सिर्फ तरी मिलती थी। सैनिक अपनी थालियों में भरे चिकन को देखकर हैरान थे। विक्रम द्वारा गबन किया गया राशन का पैसा जब सही जगह इस्तेमाल होने लगा, तो सबसे पहला बदलाव खाने की मेज पर आया। तभी मेज के दरवाजे पर हलचल हुई। ब्रिगेड सावधान, ब्रिगेडियर साहिबा आ रही हैं। सैनिक खाना छोड़कर उठने लगे तो ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोका। बैठो, खाना खाते समय उठने की जरूरत नहीं है, खाते रहो। प्रिया ने खुद एक थाली ली और लाइन में लग गई। बावर्ची घबराकर करछुल हिलाने लगा। मैडम, आपके लिए ऑफिसर्स मेस में अलग से इंतजाम है। मैं भी एक सैनिक हूं और तुम भी सैनिक हो। हमारे खाने की जगह अलग क्यों हो? जितना नियम है उतना ही दो, ज्यादा। वह सैनिकों के बीच एक जगह पर बैठ गई। आसपास के सैनिक घबराकर चम्मच चलाना भूल गए, लेकिन प्रिया ने बेपरवाह होकर एक बड़ा निवाला मुंह में डाला। बहुत स्वादिष्ट है। सैनिक लड़ते ही पेट के दम पर हैं। उसके इस सहज व्यवहार से सैनिकों का तनाव थोड़ा कम हुआ। उसके सामने बैठे एक सिपाही ने हिम्मत करके पूछा, मैडम, क्या यह सच है कि पूर्व सीओ विक्रम सिंह राठौर को मिलिट्री पुलिस पकड़कर ले गई? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी अच्छी जगह भेज दिया गया है। सैनिकों के मन में अभी भी अविश्वास था। उन्होंने बहुत धोखे खाए थे। प्रिया ने चम्मच नीचे रखा और उस सैनिक की आंखों में सीधे देखा। सेना अफवाहों पर नहीं, सिद्धांतों पर चलती है। विक्रम सिंह राठौर को जेल की सज्जा हुई है और वह आर्मी की जेल में बंद है। वह अब कभी वर्दी नहीं पहन सकेगा, यह मेरा वादा है। उसके दृढ़ निश्चय को सुनकर सैनिकों के चेहरे खिल उठे। दोपहर में प्रिया परेड ग्राउंड की ओर गई। वहां हवलदार राजेश कुमार अपने जवानों को सामरिक प्रशिक्षण दे रहा था। यह पहाड़ी ढलान कमजोर है, इसीलिए यहां से घूमकर जाना होगा। नक्शे पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपने पैरों की समझ पर भरोसा करो। राजेश की आवाज में आत्मविश्वास था। पहले की तरह किसी की नजर बचाकर जवानों को सिखाते हुए राजेश ऐसा लग रहा था जैसे मछली पानी में हो। प्रिया को आता देख राजेश ने आदेश दिया, ब्रिगेड सावधान, ब्रिगेडियर साहिबा को सलामी शस्त्र, जय हिंद। राजेश, तुम्हारा प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। सेना मुख्यालय के ट्रेनिंग कमांड से फोन आया था। वे तुम्हारी नियम पुस्तिका को एक संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजेश शर्माकर अपना सिर खुजलाने लगा। यह सब आपकी वजह से हुआ मैडम। जब मैं हार मान रहा था तब आपने ही मुझे संभाला था, वरना यह नियम पुस्तिका कभी सामने नहीं आ पाती। नहीं, यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने हार नहीं मानी और सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा। मैंने तो बस ऊपर जमी धूल हटाई है। और एक और अच्छी खबर है। प्रिया ने अपनी जेब से एक समधे से मती वजडॉट की लिफाफा निकालकर उसे दिया। तुम्हारे सरकारी क्वार्टर की समस्या हल हो गई है। अगले महीने नए बने क्वार्टर में शिफ्ट हो जाना। अपने परिवार के साथ आराम से रहो। राजेश ने लिफाफा लिया और कुछ बोल नहीं पाया। जिस समस्या के लिए वह विक्रम के सामने गिड़गिड़ाता रहा,
वह सिद्धांतों पर चलने से इतनी आसानी से हल हो गई। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश की आंखें नम हो गईं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। एक परिवार का मुखिया जब घर पर सुखी होता है तभी वह बाहर भी अच्छा काम कर पाता है। आगे भी हमारे सैनिकों का ध्यान रखना। प्रिया अपनी कमांड कार में बैठ गई। खिड़की के बाहर यूनिट का नजारा शांतिपूर्ण था। भ्रष्टाचार की कठोर सर्दी बीत चुकी थी और उसकी जगह विश्वास के नए अंकुर फूट रहे थे। लेकिन प्रिया ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसने पैरा एसएफ में सीखा था कि एक व्यवस्था को बिगाड़ना आसान है, लेकिन उसे फिर से बनाने में बहुत समय लगता है। ड्राइवर, मेडिकल यूनिट चलो, कुछ देखना है। उसका अगला गंतव्य यूनिट का मेडिकल सेंटर था। अभी तक जो घाव भरे नहीं थे उन्हें सहलाना, यह एक कमांडर का अंतिम कर्तव्य था। और फिर 6 महीने बीत गए। पुंछ के मैदान सुनहरे हो गए थे और पतझड़ आ गया था। आज 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का स्थापना दिवस और सम्मान समारोह था। यह वही परेड ग्राउंड था जो 1 साल पहले विक्रम के झूठे पदोन्नति समारोह से दागदार हुआ था। लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अलग था। जबरदस्ती लाए गए सैनिकों के चिड़चिड़े चेहरों की जगह उम्मीद और गर्व से भरे चेहरे परेड ग्राउंड में थे। मंच पर ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा खड़ी थीं। पिछले 1 साल में उन्होंने यूनिट को पूरी तरह बदल दिया था। दिखावटी काम खत्म हो गए थे और उसकी जगह व्यावहारिक प्रशिक्षण और पारदर्शी प्रशासन ने ले ली थी। अब हम सम्मान समारोह शुरू करते हैं। जिनका नाम पुकारा जाए वे मंच पर आएं। उद्घोषक के बुलाने पर एक हवलदार और एक सिपाही मंच की ओर बढ़े। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, हवलदार राजेश कुमार। राजेश ने कांपते हाथों से प्रशस्ति पत्र लिया। यह सीओ या डिवीजन कमांडर का नहीं, बल्कि सीधे सेना प्रमुख का सम्मान था। उसकी बनाई नियम पुस्तिका को पूरी सेना में लागू किया गया था और उसी के लिए उसे यह सम्मान मिला था। बधाई हो राजेश, अब तुम्हारे नाम वाली नियम पुस्तिका पूरी सेना पढ़ेगी। धन्यवाद मैडम। मैं यह सम्मान आपको और अपने उन साथियों को समर्पित करता हूं जिनके साथ मैंने हर सुख दुख साझा किया। राजेश की आवाज बुलंद थी और फिर अगली बारी थी। उत्कृष्ट सैनिक सम्मान, लांस नायक पवन जोशी। मंच के नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लांस नायक पवन जोशी, यह वही सिपाही था जिसे 1 साल पहले ट्रक दुर्घटना में पैर में चोट लगी थी और मेडिकल डिस्चार्ज की सलाह दी गई थी। उसने कठिन फिजियोथेरेपी के बाद चमत्कारिक रूप से यूनिट में वापसी की थी और लांस नायक के पद पर पदोन्नत होकर शान तरह से खड़ा था। पवन थोड़ा लोंगड़ा रहा था, लेकिन उसके कदमों में किसी से भी ज्यादा आत्मविश्वास था। वह प्रिया के सामने आकर खड़ा हुआ। तुम लौट आए। प्रिया के छोटे से वाक्य पर पवन की आंखें भर आईं। जय हिंद। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभाने आया हूं। मेरा पैर भले ही पहले जैसा ना हो, लेकिन मेरा हौसला एक टॉप क्लास सैनिक का है। प्रिया ने खुद पवन की छाती पर पदक और फूलों का गुलदस्ता लगाया और फिर नियमों से हटकर उसने उसे गले लगा लिया। मजबूत वर्दी के पार उसे एक सैनिक के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। धन्यवाद, हार न मानने के लिए धन्यवाद। तुम हमारी ब्रिगेड के असली हीरो हो। परेड ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह जबरदस्ती बजाई गई तालियां नहीं थीं, बल्कि दिल से निकले सम्मान और बधाई की तालियां थीं। समारोह खत्म होने के बाद शाम को प्रिया अकेले हेडक्वार्टर की छत पर गई। वह रेलिंग के सहारे खड़ी होकर लाल होते आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। दूर से शाम की गिनती की तैयारी करते सैनिकों की जोरदार आवाजें आ रही थीं। बुरे लोगों को हटा दिया, घायल बच्चों का इलाज कर दिया और टूटी हुई दीवार फिर से बना दी। उसने अपनी जेब से ब्रिगेड का प्रतीक चाबी निकाला और उसे घुमाने लगी। पैरा एसएफ में उसने सिर्फ दुश्मन को मारना सीखा था, लेकिन यहां आकर उसने सीखा कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में है। और एक घायल दिल का ताला खोलने की चाबी डर नहीं, बल्कि विश्वास है। तभी छत का दरवाजा खुला और डिप्टी कमांडर ऊपर आया। मैडम, आप यहां हैं? सेना मुख्यालय से फोन आया है। वे चाहते हैं कि आप पूरे देश के कमांडरों की बैठक में अपनी नेतृत्व शैली पर एक प्रस्तुति दें। प्रिया मुस्कुराई। प्रस्तुति? जाकर बस एक ही बात कहूंगी, अपने जवानों को सामान नहीं, इंसान समझो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल नहीं बदली मैडम। चलिए नीचे चलते हैं।
आज की पार्टी हवलदार राजेश कुमार की तरफ से है। वह जिद कर रहा है कि आपको जरूर आना है। अच्छा, सेना प्रमुख से इनाम मिला है तो बड़ी पार्टी दे रहा होगा, मना करना ठीक नहीं होगा। प्रिया ने चाबी अपनी जेब में वापस रखी और मुड़ी। उसके कदम हल्के थे। अंधेरा घिरते परेड ग्राउंड पर एक एक करके लाइटें जलने लगीं। वे रोशनियां मिलकर एक रनवे की तरह रास्ता बना रही थीं। भारतीय सेना की सबसे युवा महिला जनरल ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा। उसका सफर अभी शुरू हुआ था। छत से नीचे उतरने से पहले उसने मन ही मन ब्रिगेड को एक अंतिम सैल्यूट किया। आज भी सब ठीक है, जय हिंद। अंधेरे में भी 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का चाबी वाला प्रतीक चमक रहा था। उस चाबी ने जो नया दरवाजा खोला था, उसके पीछे एक ऐसा कल इंतजार कर रहा था जहां न तो कोई अन्याय के आंसू थे और न ही कोई कायरता भरी खामोशी।